साथियों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर चौरसिया आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अनसॉल्व्ड पेपर की बात करेंगे और उसी को हम लोग हल करेंगे। तो अनसॉल्व्ड पेपर में 2023 से हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके सारे सेटों को सॉल्व किया जाएगा और लगभग 2019 तक सारे सेटों को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए आज हम सेट 1 कोड जिसका था 824 EJ इसको शुरू करते हैं। तो इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 होते हैं उनको हल करेंगे और उसके बाद में जो थ्योरिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1 करके दिया गया है। उपभाग 1 के अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में जो आपका प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ये दिया गया है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? यहां ऑप्शन में दिया गया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र से परे और चौथा दिया गया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही होगा डी। विकल्प हमारा सही होगा डी, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, व मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चलिए इसको यहीं से लिख लेते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तीसरा दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और चौथा दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो हमारा यहां पर तीसरा विकल्प सी सही होगा। उत्तर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है किसी दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो चूंकि यहां पर लेंस और दर्पण दोनों की फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ दी गई है, अर्थात दोनों अवतल होंगे। तो यहां पर जो आपका पहला विकल्प है दोनों अवतल, यही आपका सही है। पॉइंट ए दिया गया है दोनों अवतल, ये आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। पहला दिया गया है कार्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरी है पुतली और चौथा है दृष्टि पटल। तो हमारा पॉइंट डी सही होगा, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व व्यास समान है, पदार्थ भी समान है, लंबाई भी समान है, व्यास भी समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहां दो तार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दो तार है,
कह रहा है कि इसकी लंबाई यानी L1 और L2 ये बराबर है, मान लेते हैं कि वो L है और इसका व्यास समान है, तो व्यास अगर समान होगा तो त्रिज्या भी बराबर होगी, तो मान लेते हैं कि त्रिज्या R1 है, तो R1 बराबर R2 हो जाएगा और इसको मान लेते हैं क्या है, R है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो अगर इनका L और R दोनों समान है तो इनकी जो प्रतिरोध होंगे, यहां ये R इसकी रेडियस की बात हो रही है, त्रिज्या है, यहां लिख देते हैं त्रिज्या, तो जो इनका प्रतिरोध होगा वो भी दोनों का एक जैसा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों यानी R1 बराबर R2 बराबर R होगा, दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। अब अगर इनका प्रतिरोध का समान है तो एक बार हम इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लें, तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, यानी RS, S फॉर सीरीज यानी श्रेणी क्रम, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 यानी R प्लस R, तो ये बराबर हो जाएगा 2R। और दूसरी बार हम इसको पैरेलल जोड़ते हैं, RP कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 2/R, यानी जो हमारा RP आएगा वो आ जाएगा R/2, R/2 मिल गया। अब कह रहा है कि तो उनकी ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो आप जानते हैं कि चूंकि ऊष्मा जो होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती, तो हम लिख सकते हैं कि H1/H2 बराबर हो जाएगा R1/R2 के, मान रख दें यहीं पर, तो R1 का मान मिलेगा 2R और R2 का मान मिल जाएगा R/2, तो ये हो जाएगा 4R/R, R से R कैंसिल होगा तो 4/1 मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं H1/H2 बराबर 4/1, और इस हिसाब से देखें तो हमारा चौथा डी विकल्प सही होगा, यही आंसर है, नोट कर लें। उम्मीद है लिख लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 दिया गया है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा दिया गया परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक हो जाता है और निरंतर परिवर्तित होता है, तो इसका सी विकल्प सही है। कह रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ये सही होगा। और 7वां क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, 7वां चूंकि विद्युत जनित्र से है तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका डिस्कस नहीं करना है, छोड़िए। अब आते हैं इसके उपभाग 2, उपभाग 2, और उपभाग 2 में यहां पर केमिस्ट्री का सवाल दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एंटीमनी है, एंटीमनी, एंटीमनी है, पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, चौथा है मिश्र धातु, तो यहां से आपका क्वेश्चन विकल्प सी सही होगा, उपधातु, उपधातु। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो इसका जो आपका विकल्प सही है वो बी सही है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो पॉइंट बी इसका सही है, असंतृप्त है C2H4, ये 10 हो गया। यहां पर बात कर लेते हैं, चलिए आगे हम इसको मिटाल करके फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 11 कह रहा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल एक प्रकार का एल्डिहाइड है, तो क्रियात्मक समूह इसका पहला ऑप्शन सही है, ये CHO एल्डिहाइड समूह यहां पर सही होगा। 12 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 12 कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड सूत्र होता है CH3COOH, और इसका IUPAC नाम जो है वो हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 13 देखें, लिखा हुआ है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है। क्लोराइड का सूत्र है MgCl2, उसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो यहां से देखें, अगर ये MgCl2 है तो M की जो धातु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, और यहां पर 2 क्लोराइड -1 है, यानी धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो इसके ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो जो ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन की भी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो जो धातु का ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड वो बनाएगा MO, और इस तरह से आपका विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। तो ये हो गया उपभाग बी। अब बात कर लेते हैं उपभाग सी की। उपभाग सी, उपभाग सी ये यहां पर, या उपभाग 3 करके दिया गया है। यहां पर देखें, ये बायोलॉजी से है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है, वृक्कों का कार्य होता है, तो इसका सी विकल्प सही है, उत्सर्जन, उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कह रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, और यहां का भी विकल्प सी सही है, ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, आनुवांशिकी विज्ञान के जनक हैं, तो आप जानते हैं आनुवांशिकी विज्ञान के जो जनक यहां पर माने गए हैं वो ग्रेगर मेंडल को माना गया है। आप देख लेंगे, तो इसका विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी है, ग्रेगर, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, इसका विकल्प ए सही है, हाइड्रा में, हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, इसका विकल्प बी सही है, उद्यान मटर, उद्यान मटर। और अब बात करते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन छूटा, अच्छा डीएनए का छूट गया है, चलिए फिर बता रहे हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 19, और ये था 18, ये था 18, 17 छूट गया, आगे करवा देते हैं। चलिए यहां तक हो गया, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो लिखा है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, इसका विकल्प डी सही है, हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका विकल्प सी सही है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, ये इसका विकल्प सही है, नोट करें। तो आज हम सब लोग केवल यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके थ्योरिकल पोर्शन की। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।